राज जुडिशियल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को सीआरपीसी का क्लास लूँगा। ये सीआरपीसी का पहला क्लास होगा, तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे जो भी मेरे वीडियोस आएंगे सीआरपीसी पे वो क्लास वाइज आएंगे। आज ये सीआरपीसी का पहला क्लास है। इसी तरह से जब मैं दूसरा वीडियो अपलोड करूंगा तो उसमें सीआरपीसी का दूसरा, तीसरा, चौथा क्लासेस होंगी। तो आप लोग सीक्वेंस से ही मेरे वीडियो को देखिएगा, जिससे कि आपको स्टार्टिंग से लेके अंत तक सीआरपीसी के क्लासेस सीक्वेंस में आप पढ़ सकेंगे। ओके फ्रेंड्स, राज जुडिशियल एकेडमी के फ्री ऑनलाइन क्लासेस में आज मैं सीआरपीसी का ये पहला क्लास आप लोग के साथ शुरू कर रहा हूँ। विशेष करके आपके यूपी जुडिशरी जो कि 12 फरवरी को प्री एग्ज़ाम है, 12 फरवरी 2023 को, उसको ध्यान में रखते हुए और इसके साथ साथ एलएलबी के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए भी ये उपयोगी होगा और अच्छा होगा, क्योंकि महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के एलएलबी 4th सेमेस्टर में सीआरपीसी पढ़ाई जाती है। पूरा प्रोसीजरल लॉ पढ़ाया जाता है, सीपीसी, सीआरपीसी, यूडेंस। तो ये उन बच्चों के लिए भी बहुत उपयोगी होगा जो लोग एलएलबी भी कर रहे हैं। तो इसीलिए मैं आज पहला क्लास ले रहा हूँ स्टार्टिंग से, शुरू से। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को यहाँ पर सबसे पहले ये बता दूँ कि सीआरपीसी, जिसे कि दंड प्रक्रिया संहिता 1973 1973 कहते हैं, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 के नाम से इसको जानते हैं, जिसमें कि टोटल 484 धाराएँ, 484 सेक्शंस, 2 शेड्यूल्स एंड 39 चैप्टर्स हैं इसमें। अर्थात 484 धाराएँ, 2 अनुसूचियाँ और 37 अध्याय हैं। इसका जो इन्फोर्समेंट हुआ था 1 अप्रैल 1974 को हुआ था। ओके, 1 अप्रैल 1974 को इसको इन्फोर्समेंट किया गया था। दूसरी चीज़ मैं आप लोगों को इसमें बताना चाहता हूँ कि सीआरपीसी में दंड प्रक्रिया संहिता में जितने भी अमेंडमेंट हुए हैं अब तक, कब और कैसे कैसे किए गए हैं। सबसे पहले इसमें दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2005 आया, दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2008 आया, दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2013 आया। ठीक है, 2013 में काफ़ी अच्छा अमेंडमेंट हुआ था, ये भी हम चर्चा करेंगे डिटेल में बाद में। उसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2018, उसके बाद दंड प्रक्रिया संहिता संशोधन अधिनियम 2019, जिसमें कि एंटीसिपेटरी बेल के संबंध में प्रोविज़न बताया गया अग्रिम जमानत 2019 के अमेंडमेंट में। तो इस जो अमेंडमेंट में जो जो चीज़ें आपके अमेंडमेंट किए गए हैं उसका मैं एक अलग से क्लास लूँगा। फिलहाल मैं आपको बस यही बताना चाह रहा था कि 2005, 2018, 2013, 2018, 2019 में अमेंडमेंट हुए हैं। इसके साथ साथ मैं आप लोगों को सेक्शन 2A दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 का या सेक्शन 2A में बेलेबल ऑफेंस के बारे में दिया गया है, जमानती अपराध के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ओके, देखिए जमानती अपराध क्या है। जमानती अपराध में कहा गया है कि जो हमारे फर्स्ट शेड्यूल में जो प्रथम अनुसूची में जो अपराध दिखाया गया है वही जमानती अपराध हैं। तो फर्स्ट शेड्यूल कहाँ मिलेंगे हमको? शेड्यूल आपके जो बुक है उसके लास्ट में, या जो बेयर एक्ट है उनके लास्ट में दिया हुआ है कौन से अपराध किस शेड्यूल में आते हैं, कौन से जमानती अपराध है, कौन से अजमानती अपराध है, इसके संबंध में प्रोविज़न आपको शेड्यूल 1 में दिख जाएंगे। तो इसलिए जमानती अपराध वो है जो कि प्रथम अनुसूची में आते हैं। ठीक है, यहाँ पे सेक्शन 2A में बेलेबल ऑफेंस के बारे में ही बताया गया है, नॉन बेलेबल ऑफेंस के बारे में नहीं बताया गया है। सीआरपीसी में अजमानती अपराध के बारे में परिभाषित नहीं किया गया, लेकिन हम सेक्शन 2A के साथ ही अजमानती अपराध को भी पढ़ेंगे। ओके, तो यहाँ पर हम कैसे ये जानेंगे कि कौन सा अपराध जमानती है, कौन सा अपराध अजमानती। देखिए, इसके संबंध में कोई पर्टिकुलर्स दिया नहीं गया कि कितने वर्ष तक के अपराध होने चाहिए। तो अप्रॉक्सीमेटली अगर हम मानते हैं तो 3 वर्ष से ऊपर के जो अपराध होते हैं, जिसमें कि आईपीसी के अंतर्गत जो सज़ा, जिसमें कि कोई अपराध, कोई क्राइम कर दिया जिसमें 3 वर्ष से ऊपर से अधिक की सज़ा का प्रावधान है, उसे हम लोग अजमानती कह सकते हैं। और 3 वर्ष से नीचे तक के जो अपराध है उसे हम लोग जमानती अपराध कह सकते हैं। देखिए, ये कोई पर्टिकुलर निश्चित
नहीं दिया गया है कि जिसमें 3 वर्ष ही होना चाहिए। ये न्यायालय की विवेक की विषय वस्तु है, ये अपवाद है, लेकिन ये क्राइटेरिया का डिसीजन हम लोग शेड्यूल 1 में जो दिया गया है वहाँ से इसको हम लोग निर्धारित करते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, साधारणतः अगर हम मानेंगे तो 3 वर्ष से अधिक के अपराध जो हैं वो यहाँ पे जब अजमानती होते हैं, नॉन बेलेबल होते हैं, और 3 वर्ष से कम के जो अपराध होते हैं वह जमानती होते हैं। लेकिन कुछ अपराध ऐसे हैं जिसमें कि 2 वर्ष से अधिक के अपराध भी अजमानती होते हैं, नॉन बेलेबल होते हैं, लेकिन कुछ अपराध ऐसे भी हैं जो कि 2 वर्ष से कम में जमानती होते हैं, बेलेबल होते हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों को एक अलग से क्लास लूँगा जिसमें आपको बताऊंगा कि कौन से ऐसे अपराध हैं जो जमानती हैं, कौन से ऐसे अपराध हैं जो कि अजमानती हैं। ओके फ्रेंड्स, मैं अब आप लोगों को यहाँ पर CRPC यानी दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 2 ग के अंतर्गत मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ सेक्शन 2C, जिसमें कॉग्निजेबल ऑफेंस के बारे में बताया गया है कि संज्ञेय अपराध क्या होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस, देखिए कॉग्निजेबल ऑफेंस के लिए भी हम लोगों को शेड्यूल 1 में ही देखना पड़ेगा कि कौन से ऐसे अपराध हैं जो कि कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। IPC में जो भी अपराध के लिए परिभाषित किया गया है, कोई व्यक्ति अगर कोई अपराध करता है तो उसके संबंध में जो प्रोविज़न है कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। देखिए, कॉग्निजेबल ऑफेंस संज्ञेय अपराध हैं जो कि गंभीर प्रकृति के अपराध आते हैं। ऐसे अपराध जो कि गंभीर प्रकृति के अपराध हों वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। ओके, देखिए कॉग्निजेबल ऑफेंस जो कि सेक्शन 2C में बताया गया है। इसके अलावा असंज्ञेय अपराध जो कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, एक सेक्शन 2L में बताया गया, धारा 2 में बताया गया है। ओके, तो असंज्ञेय अपराध वो होते हैं जो कि कम गंभीर प्रकृति के होते हैं, ठीक है। संज्ञेय अपराध क्या होते हैं, वो गंभीर प्रकृति के होते हैं, और असंज्ञेय अपराध वो होते हैं जो कम गंभीर प्रकृति के होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं जो संज्ञेय अपराध होते हैं, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, उसमें पुलिस किसी भी व्यक्ति को जो कॉग्निजेबल ऑफेंस करता है वारंट के बिना भी गिरफ्तार कर सकती है। वारंट के बिना भी कॉग्निजेबल ऑफेंस में गिरफ्तार कर सकती है। देखिए, इसमें भी हम आपको ये बता सकते हैं कि यहाँ पर कि जो 3 वर्ष से अधिक के अपराध, जिसमें 3 वर्ष से अधिक के अपराध के लिए दंड की सजा दी जाती है, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत आते हैं। और जो 3 वर्ष से कम, जिसमें 3 वर्ष से कम के लिए अपराध हैं की सजा दी जाती है, वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के अंतर्गत आते हैं। लेकिन ये भी देखिए, यहाँ पे कोई पर्टिकुलर्स क्राइटेरिया नहीं दिया गया है जिसमें कि 3 वर्ष ही होने चाहिए, है ना। तो ठीक है, कुछ ऐसे अपराध भी हो सकते हैं जो कि 2 वर्ष से अधिक के अपराध को भी कॉग्निजेबल माना जा सकता है, या 2 वर्ष से कम अपराध को भी नॉन कॉग्निजेबल माना जा सकता है। ये हमको डिसाइड करना पड़ेगा शेड्यूल 1 में। शेड्यूल 1 जैसा कि भी हमने आपको बताया कि आपके बुक में, आपके बैरक के लास्ट में आपको मिलेंगे, ठीक है। तो बस हम यहाँ पर यह कह सकते हैं कि संज्ञेय अपराध गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं और असंज्ञेय अपराध कम गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं। सामान्यतः हम कह सकते हैं जनरली कि संज्ञेय अपराध वो अपराध हैं जिसमें 3 वर्ष से अधिक की सजा का प्रावधान हो, वो कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है, और जो 3 वर्ष से कम की सजा का प्रावधान होता है वो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। लेकिन हमको शेड्यूल 1 में इसको चेक करके ही फिर बताएंगे कि क्या हो सकता है, कौन सा अपराध है। लेकिन संज्ञेय अपराध में यह है कि पुलिस किसी भी व्यक्ति को वारंट के बिना भी गिरफ्तार कर सकती है। एक चीज़ मैं आप लोगों को और थोड़ा सा बताना चाहता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल है इसमें, कि मान लीजिए कुछ ऐसे अपराधी होते हैं, कई प्रकार के अपराध करते हैं। कॉग्निजेबल अपराध करते हैं, नॉन कॉग्निजेबल अपराध करते हैं, संज्ञेय अपराध करते हैं, असंज्ञेय अपराध करते हैं। तो जहाँ पर संज्ञेय अपराध भी हो और असंज्ञेय भी अपराध हो, जहाँ संज्ञेय अपराध हो और असंज्ञेय अपराध हो, तो दोनों अपराध एक ही व्यक्ति के ऊपर है तो या एक से अधिक व्यक्तियों के ऊपर है, तो ये पूरा संज्ञेय मामला कहा जाएगा। ओके, संज्ञेय मामला के अंतर्गत, कॉग्निजेबल मैटर के अंतर्गत संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध दोनों आते हैं, ठीक है। लेकिन केवल
नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, केवल असंज्ञेय अपराध ही हैं, तो वो नॉन कॉग्निजेबल मैटर माने जाएंगे। लेकिन जहाँ पर संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध दोनों एक साथ, दो धाराएं लगाई गई हैं, दो ऐसी धाराएं हैं जिसमें कि कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है, एक ऐसी धारा लगाई गई है जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस बनता है। तो दोनों एक साथ अगर है संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध, तो ये पूरा हो जाएगा आपका संज्ञेय मामला, कॉग्निजेबल मैटर हो जाएगा। ये होता है संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में अंतर। एक चीज़ और इसमें मैं आप लोगों को बता दूं, आप लोग के बेयर एक्ट में यहाँ पे वारंट मामले के मामले में भी दिया है, सेक्शन 2X धारा 2 में वारंट मामला दिया गया। ये पर्टिकुलर्स है कि वारंट मामला वही होंगे जो कि 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध हो। ठीक है, इसके संबंध में स्पष्ट प्रोविजन आपके CRPC में दिया गया है, सेक्शन 2X में। ओके, यह धारा 2 में दिया गया है कि वारंट मामला वह मामला होगा जो कि 2 वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हो, वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वो वारंट मामला होगा। ठीक है, तो वारंट मामला। इसके अलावा एक चीज़ मैं आप लोगों को और बता दूं यहाँ पे कि समनी और असमनी अपराध, ठीक है, इसको भी देखिए CRPC की धारा 2 में अपराध को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन हम यही कह सकते हैं कि ऐसे अपराध जिसमें कि समनी अपराध होंगे जो कि कम गंभीर प्रकृति के होते हैं, जो साधारण प्रकार के अपराध होते हैं, और असमनीय अपराध वो होते हैं जो समाज के विरुद्ध गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं। तो समनीय अपराध और असमनीय अपराध भी उसी तरीके से है जिस प्रकार से संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध है। तो यहाँ पे जो संज्ञेय अपराध होते हैं वो असमनीय अपराध की तरह ही होते हैं, अर्थात संज्ञेय अपराध में अधिक गंभीर प्रकृति के मामले आते हैं और असमनीय अपराध में भी गंभीर प्रकृति के मामले आते हैं। ओके, तो संज्ञेय और असमनीय। उसके बाद असंज्ञेय अपराध, असमनीय। ओके, तो असंज्ञेय अपराध में कम गंभीर प्रकृति के मामले आते हैं और समनीय अपराध में भी कम गंभीर प्रकृति के मामले आते हैं। तो कहीं ना कहीं संज्ञेय और असमनीय का संबंध और उसके बाद असंज्ञेय का समनी से संबंध है। तो जो संज्ञेय अपराध है वो वारंट के बिना पुलिस गिरफ्तार कर सकती है, जबकि असंज्ञेय में पुलिस वारंट के साथ गिरफ्तार करती है। इसलिए यहाँ पे जो संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध में जो अंतर बताया गया वो यही है कि संज्ञेय अपराध गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं और असंज्ञेय अपराध कम गंभीर प्रकृति के अपराध होते हैं। लेकिन अगर कोई मामला ऐसा आता है जहां की संज्ञेय और असंज्ञेय दोनों एक साथ हों तो पूरा संज्ञेय मामला बन जाता है, कॉग्निजेबल मैटर हो जाता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको कहीं भी कॉग्निजेबल एंड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी अंतर हो, आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आप लोगों के डाउट्स क्लियर करूंगा। तो ये CRPC दंड प्रक्रिया संहिता के निर्वचन खंड का सेक्शन 2 का ये पहला क्लास था और इसके बाद में दूसरा क्लास आपको लूँगा जो कि निर्वचन खंड से होगा। उसमें हम आप लोगों को कंप्लेंट, परिवाद पढ़ाएंगे और इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन के बारे में बताएंगे, और जो छूट जाएगा सेक्शन 2 में छोटी छोटी धाराएं हैं वो बताऊंगा। बाकी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। बेलेबल, नॉन बेलेबल, संज्ञेय और असंज्ञेय अपराध, कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल। इसके साथ साथ जो मैं सेकंड क्लास लूँगा आप लोगों का, उसमें आपको कंप्लेंट के बारे में और इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता के निर्वचन खंड आपका पूरा ख़त्म करूंगा। तो अभी तक जो भी डाउट्स हैं, कोई भी दिक्कत हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, तभी मैं यहाँ पर आपको उसके आगे बता सकता हूँ। ओके फ्रेंड, थैंक यू।